निरीक्षक के पद पर क्या है, कार्यरत। ठीक है ना। आप किसी जिले में पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, आपके जिले के कुछ दबंग लोगों द्वारा शराब का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। शराब बनाने वालों को अपने क्षेत्र के विधायक से अच्छे संबंध हैं। ठीक है ना, क्लियर। साथ ही इस प्रकार की गतिविधियों में स्वयं भी सहयोग कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर। इस प्रकार के बनने वाले शराब के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों की मृत्यु भी इसके कारण हुई। कंडीशन क्या है पूरी, कि किसी जिले में आप पुलिस निरीक्षक के पद पर क्या है, कार्यरत। यहाँ क्या है कि आपके जिले में कुछ दबंग लोगों द्वारा क्या बनाया जा रहा है, शराब बनाया जा रहा है। ठीक, और शराब बनाने में अपने क्षेत्र के विधायक से क्या है, अच्छे संबंध है। जो बना रहा है उसके संबंध किससे है, विधायक से। ठीक, साथ ही इस प्रकार की गतिविधियों में वह स्वयं भी क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। ठीक है ना। इस प्रकार से बनी शराब के सेवन से स्वास्थ्य पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और कुछ लोगों की क्या है, मृत्यु भी है इसके कारण। ठीक है ना। इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के तरफ खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इनके द्वारा रिश्वत दिए जाने की पेशकश की जाती है। ठीक है ना, क्लियर। भाई आप पुलिस अधीक्षक हैं तो आपको हो सके कुछ पहुंचा दिया जाए। ठीक, क्लियर। आपके द्वारा मना किए जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी जाती है कि विधायक जी कहें। ठीक है ना, परिणाम भुगतिएगा। ठीक है ना, ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। ठीक, और उसके बाद आपके समक्ष इस प्रकरण में कौन सा विकल्प मौजूद है। ठीक, प्रत्येक विकल्प का परीक्षण करते हुए बेहतर विकल्प सुझाएं। ठीक है ना, क्लियर। मामला दृष्टिगत आप लोगों के सामने है। ठीक है ना, बेहतर विकल्प बताइए भाई। अगर आप पुलिस अधीक्षक हो जा रहे हैं, ठीक है ना, आज तो हम लोग मैच भी कर रहे हैं आपस में। ठीक, तो अगर पुलिस अधीक्षक हम लोग हो जाते हैं, आप हो जाते हैं, ठीक, और कंडीशन आपकी कुछ इसी तरीके की है, तो आप क्या करना चाहेंगे? एक ही कंडीशन है, फिल्म है क्रांति है, क्रांति फिल्म है। वहाँ के स्थानीय दबंग लोगों की संलिप्तता तो पाई ही जाती है, साथ ही में वहाँ के स्थानीय राजनीतिज्ञों का सहयोग भी क्या होता है। ठीक है ना, आप जान रहे हैं कि ये एक संस्कृति जैसी है, ये राजनीतिक संस्कृति का ही एक रूप है। ठीक है ना, वोट की राजनीति भी इसी से की जाती है। ठीक है ना, इस वजह से राजनीतिज्ञों का भी क्या मिलता है, सहयोग मिलता है। ठीक है ना, क्लियर। अदरवाइज बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी के बाद भी शराब मिल रहा था। ठीक है ना, क्लियर। इसके कारण इस प्रकार के अपराध में लिप्त लोगों को शर्म मिलती है और इस कानूनी कार्रवाई में भी क्या होती है, बाधा आती है। शराब के इस प्रकार के उत्पादन में कई बार जहरीले तत्व पाए जाते हैं जिसके सेवन से कई लोगों की जान तक चली जाती है। जैसे इथेनॉल बनाना रहता है, वो बना देते हैं मेथनॉल, फूड स्प्रेड। और फूड स्प्रेड जो है हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदेह है। ठीक है, वो मेथेनॉल हो जाता है, मिथाइल अल्कोहल हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर। इस प्रकार बनी शराब की कीमत कम होने के कारण ठीक सबसे अधिक सेवन गरीब लोग ही करते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटनाएं आए दिन समाचार में मिलती है। इस प्रकार अवैध कारोबार पर नियंत्रण लगाने के लिए कुछ प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। क्या क्या, वो देखते हैं। दिया है उपयुक्त परिस्थिति में संदर्भ में मेरे समक्ष ये विकल्प मौजूद होंगे जिन्हें निम्न रूप में देखा जा सकता है। ठीक, पहला, चूंकि इस मामले में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों व राजनीतिक रूप से सशक्त लोगों की भूमिका है, अतः मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन को जोखिम में डालने से बचने के लिए इस मामले को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए। पहला विकल्प कि भाई क्या कि हम मैटर पे ध्यान न दें, लोग पिए जिए मरे, हम पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। जब नेता ही ऐसे हैं, मैं क्या, ठीक, हम नज़रअंदाज कर सकते हैं कि इसमें है, ठीक है ना, मेरा कोई भी रोल नहीं। दूसरा है हमारा क्या,
दूसरा है मुझे त्वरित पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए जिससे इस प्रकार के अवैध शराब के उत्पादन को रोका जा सके एवं अपराधियों को दंड दिया जा सके। ठीक है ना। मुझे क्या करना चाहिए? त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको मैंने बताया है कि नीति शास्त्र में त्वरित कार्यवाही, त्वरित न्याय, ये क्या है? ये गलत माना जाता है। ठीक है ना। हर स्तर पर क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। ये आप लोग लगाते लगाते देखिए, इसी को कहते हैं बार बार लगाने से चीज़ें पता चलती हैं कि क्या चीज़ एक्शन सही है और क्या एक्शन क्या है गलत। तीसरा क्या है? उच्च अधिकारियों से संपर्क कर उनसे दिशा निर्देश प्राप्त कर कार्रवाई करूंगा। ठीक है ना। क्लियर? ये चीज है। अब देखिए, उपयुक्त में से मेरे पहले विकल्प का चयन करने से मेरे व्यक्तिगत हित को क्षति पहुंचने की किसी भी प्रकार की संभावना को समाप्त करना है। ठीक है ना भाई। हमारा व्यक्तिगत वो है, हमने अपना चुपचाप रहा मैटर में कुछ भी इंटरफियर नहीं किया। ठीक। तो जाहिर सी बात है कि हम पर कोई प्रभाव न पड़े कि जो जनता क्या है, मतलब जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो गलत, ठीक है ना, उनके साथ हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिससे मेरा जीवन पूर्ववत की भांति यथावत आराम से चलता रहेगा। अनावश्यक रूप से अपने अपने परिवार के किसी भी जोखिम में डालने वाले स्वयं से बचा सकूंगा। लेकिन इस निर्णय से इस प्रकार के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों को मनोबल बढ़ेगा और वहीं शराब का अवैध कारोबार पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकेगा। इसमें मेरी नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा पर भी क्या हो जाएगा? प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और इस विकल्प का चयन सही नहीं होगा। दूसरे विकल्प का चयन करना हो, ठीक है ना, दूसरे अगर विकल्प का चयन करना हो तो नैतिक दृष्टि से सही है, लेकिन त्वरित कार्यवाही करने से इस कारोबार में लिप्त दबंग लोग सतर्क हो जाएंगे। ठीक है ना। क्या हो जाएंगे? सतर्क हो जाएंगे। ठीक। अतः मुझे रिश्वत जैसे मामलों में फंसाया जा सकता है। ठीक है ना। क्लियर। साथ ही मेरा स्थानांतरण कहीं और कराया जा सकता है, इसलिए त्वरित कार्रवाई तो एकदम गलत मानी जाती है। ठीक है ना। तीसरा, उपयुक्त दोनों विकल्पों को अस्वीकार करने के बाद मैं तीसरे विकल्प का चयन सही समझूंगा कि उच्च अधिकारियों से क्या करूंगा? बात करूंगा। मैं अपने उच्च अधिकारियों को संपूर्ण प्रकरण से अवगत कराऊंगा और उनसे उचित दिशा निर्देश प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। उनके दिशा निर्देशों को अपनी कार्यवाही में यथासंभव सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा और पुलिस दल बल के साथ अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई कर उन्हें नष्ट करूंगा। साथ ही इसके बाद मीडिया और नागरिकों के सहयोग से शराब के विरुद्ध जागरूकता अभियान भी चलाऊंगा। जाहिर सी बात है कि शराब पीना ही एक अलग वो है, ठीक है ना, अभिशाप समझ लीजिए। ठीक। जहां तक दबंगों की धमकी का सवाल है, एक पुलिस निरीक्षक होकर अगर मैं उनकी धमकी से डरूंगा तो अपराधियों के हौसले क्या हो जाएंगे? बुलंद हो जाएंगे। ठीक है ना। क्लियर। और लोगों को पुलिस से विश्वास क्या हो जाएगा? उठ जाएगा कि पुलिस साहब ही इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो हम लोगों का क्या? ठीक है ना। जब रक्षा की डर रहा है तो रक्षा क्या करेगा? ठीक है ना। हम लोगों को क्या होगा? आगे दिया है, अभी हाल ही में आपके बड़े भाई की शादी हुई है। आपके माता पिता परंपरागत एवं रूढ़िवादी सोच रखते हैं। वो आपके भाई की पत्नी का चयन किसी सरकारी पद पर हुआ है। ठीक। आपके माता पिता द्वारा इस पद को न धारण करने की स्वीकृति जाहिर की जाती है। ठीक है ना। क्लियर। उसका मानना है कि औरतें घर का सम्मान होती हैं, बाहर जाकर नौकरी करने से परिवार के सम्मान में कमी आ सकती है। आपके परिवार का सामाजिक परिवेश भी इसी तरह की रूढ़िवादी और परंपरागत सोच वाला है। आपके बड़े भाई की पत्नी नौकरी करना चाहती है और इसके लिए परिवार का विरोध भी तय भी करती है। घर वालों के अड़ियल रवैये के कारण मामला तलाक तक पहुंच जाता है। ठीक है ना। उक्त परिस्थिति में मतलब मामला आप समझ चुके हैं, ठीक, कि रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, ठीक है ना, जिसमें बड़ी बहू जो है वो क्या करना चाहती है? नौकरी करना चाहती है, पढ़ी लिखी है, तो अपने पढ़े लिखे होने का वो कुछ, ठीक है ना, सार्थक प्रयास करती है, जिसमें क्या है? रोक टोक है।
और कहा सुनी भी होती है, वो मामला कहाँ तक है, तलाक तक। परिस्थितियां आपके सामने हैं, दिया हुआ है कि इस परिस्थितियों में नैतिक दुविधाएं, यानी हमारा इथिकल डायलेमास कहाँ है, ठीक है ना। दूसरा क्या कि इस मामले में आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं, प्रत्येक विकल्प का परीक्षण करते हुए बेहतर विकल्प को सुझाएं, ठीक है ना, क्लियर, ऐसा दिया हुआ है। अब यहां दिया हुआ है क्या, यहां दिया हुआ है समाज में स्त्री को सभी विरोधी व रूढ़वादी विचारों से मुक्त करके स्त्री पुरुष समानता लाए जाने की बात तो हमेशा ही चर्चा का विषय रहती है, लेकिन अभी भी सम्मान के नाम पर स्त्रियों के साथ भेदभाव क्या है, जारी है, ठीक है ना, क्लियर। कभी इस सम्मान के नाम पर सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से स्त्रियों को मना किया जाता है, तो कभी स्त्रियों को मिलने वाले अवसर से उन्हें वंचित कर दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि बिना महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सम्मिलित किए जाने तथा उनके प्राप्त होने वाले अवसरों को स्वीकृत दिए बिना महिलाओं का सशक्तिकरण क्या संभव है, नहीं, ठीक है ना। मतलब अगर पढ़ाया जा रहा है, योजनाएं चलाई जा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके सार्थक परिणाम भी देखने को मिलने चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये कि अगर बेटी प्रयास कर रही है कि हमें नौकरी करनी है, तो समाज को भी अपनी रूढ़वादी प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या आ गया, ये वाला था ना, हाँ ये, ठीक, क्लियर। तो कभी स्त्रियों को मिलने वाले अवसर से उन्हें वंचित, मतलब ओवरऑल आपको नैतिक दुविधाओं के बारे में बता दिया है, ठीक, कि क्या क्या समाज की सच्चाई है। अब जो दुविधाएं एक्चुअल हैं इस केस के अनुसार, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, मेरे द्वारा इस मामले में चुप रहना, ठीक है ना, मेरे द्वारा इस मामले में चुप रहना तथा अपने माता पिता और भाई का सहयोग करना क्या नैतिक दृष्टि से उचित कदम होगा, ठीक है ना, क्लियर। मतलब अगर स्त्री योग्य है, ठीक है ना, और क्या है, उसको अवसर भी प्राप्त है, ठीक है ना। आज सबसे पहले क्या है कि लोगों को अवसर प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, यहाँ अवसर भी प्राप्त है, ठीक है ना, क्लियर, बावजूद इसके कि हम चुप रहे, ठीक। दूसरा क्या मैटर, इस मामले में अपने बड़े भाई की पत्नी का सहयोग करना व उसका पक्ष रखना, मेरे माता पिता और भाई क्या हो सकते हैं, रुष्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप अगर घर के खिलाफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि लोग क्या होंगे, रुष्ट होंगे। इस जटिल सामाजिक परिवेश में रहने वाले अपने परिवार के परिजनों की रूढ़िवादी व परंपरागत सोच बदलने में क्या मैं सफल हो पाऊंगा, ठीक है ना, ठीक, दिया हुआ है ये। अब उपयुक्त मामले में निम्न विकल्पों का चयन किया जा सकता है। पहला क्या, पहला ये है कि मैं इस मामले में पूरी तरह से तटस्थ रहूं, ठीक है ना, पूरी तरह से क्या रहूं, तटस्थ रहूं। दूसरा क्या, क्योंकि सामाजिक परिवेश जटिल होने के कारण माता पिता और भाई की सोच में परिवर्तन संभव प्रतीत नहीं होता है। दूसरा क्या है कि मैं अपने माता पिता व भाई का समर्थन करूं और इस मामले में उनका पूरा सहयोग करूं, ठीक है ना, क्लियर, रूढ़िवादी मैं भी बन जाऊं, ठीक। तीसरा क्या कि मैं इस मामले में अपने माता पिता और भाई से बात करूंगा और उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना, क्लियर। आपके पास यही विकल्प है, इन विकल्पों में अगर देख लिया जाए, ठीक है ना, तो आप कौन सा विकल्प लिए हैं, तीसरा। ऐसी कंडीशंस में हमने बताया है आपको, आप लोग इतने केस स्टडीज पढ़े हो, हर केस स्टडीज में जहां रूढ़िवादिता है, उन रूढ़िवादिता को हटाने में हम लोगों को दो चीजें करनी है। पहला क्या, पहला समझाना है, और समझाना किस में आएगा, अनुनयन में, परसुएशन में। टर्म्स जरूर डालना है कि किस तरीके से हम लोग केस स्टडी में मैटर को सुलझा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर, परसुएशन, ठीक है ना, परसुएशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। और दूसरा क्या
कि उस परसुएशन से हम लोग सकारात्मक अभिवृत्ति बनाएंगे। सकारात्मक अभिवृत्ति कैसे बनेगी? अभिवृत्ति के 3 गुण। पहला क्या? पहला ठीक है ना, जानकारी आधारित संज्ञानात्मक पक्ष रखेंगे, भावनात्मक पक्ष रखेंगे, और तीसरा पक्ष क्या रखेंगे? व्यवहारात्मक पक्ष रखेंगे। ठीक है ना। और इससे अभिवृत्ति बनने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पूर्ण संभावना है कि एक समय बाद इन प्रक्रियाओं से वो क्या हो जाएंगे? मान सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा ये सब मैटर्स। ठीक है ना। देखिए उस अभी पिछले से हम लोग क्या समझे? त्वरित न्याय। त्वरित न्याय वाला कई मैटर आ चुका है कि त्वरित न्याय कहीं भी करेंगे तो क्या होगा? गलत होगा। रूढ़िवादिता वाले उसमें क्या कि हम लोग क्या कि परसुएशन, अनुनयन, और दूसरा क्या? सकारात्मक अभिवृत्ति की संकल्पना। ठीक है ना। मतलब सकारात्मक अभिवृत्ति कायम करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा इन मैटर्स को करते वक्त। आगे आइए। अगला दिया है उपयुक्त विकल्पों में पहले विकल्प का चयन अगर व्यक्ति हित की दृष्टि से देखा जाए तो इससे मैं अपने आप को अनावश्यक रूप से किसी विवाद में पड़ने से स्वयं से बचा सकूंगा। इस विकल्प का चयन, देखिए एक विकल्प आपके सामने हमेशा आ रहा है कि कोई भी मैटर आप अगर डाल रहे हो तो उस मैटर में आप सबसे पहले क्या कर सकते हो कि आप ये कर सकते हो कि उस मैटर को अपने से क्या कर दो? हटा दो। ठीक है ना। एकदम उसको क्या कर दो? लीव द मैटर। हम मैटर को एकदम त्याग करें, हमें कोई मतलब ही नहीं। मतलब आप क्या जिम्मेदार हैं ही नहीं। ठीक है ना। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके समाज के प्रति जवाबदेही नहीं है, ये आप डाल सकोगे। भाई अगर इथिकल टर्म हमको डालने हैं तो आपको मैटर भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना। कि हम इस मैटर से कोई, जैसे पिछला मैटर क्या था कि पुलिस अधीक्षक कोई कार्यवाही आई, वो उन्होंने रिस्क देखा तो क्या कर दिया? हटा दिया। तो मतलब क्या? अपने पद की गरिमा बनाए रखना, उनके पद के लिए उनकी कुछ जवाबदेही भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप इस टर्म को डालेंगे। ठीक, तो वही ये भी है। आगे आइए। दूसरा क्या? पलायनवादिता। मैटर से पलायनवादिता, कर्तव्य निष्ठा, उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का पालन भी प्रश्न चिन्ह आ जा रहा है। दूसरा विकल्प आइए। अपने परिवार के सदस्यों से पहले और बेहतर संबंध बनाने में तो सफल रहूंगा, लेकिन इस विकल्प का समर्थन नैतिक दृष्टि से सही नहीं होगा, क्योंकि इस विकल्प के समर्थन से महिला के अधिकारों का हनन है, और साथ ही इस विकल्प का चयन मेरी वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और मूल्यों पर सवाल खड़ा करता है। ठीक है ना। क्लियर? मतलब आप क्या कर रहे हैं? भाई का साथ दे रहे हैं। मतलब क्या? आप क्या निष्पक्ष हुए? नहीं हुए। ठीक है ना। आप जान रहे हो कि अगर हमारा समाज शैक्षिक है तो शैक्षिक है तो सभ्य होगा, विनम्र होगा। ठीक है ना। क्लियर? क्योंकि शिक्षा कभी भी गलत राय, गलत सलाह नहीं देती है, या गलत हमें उससे सीखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप निष्पक्ष नहीं हो, माता पिता के साथ जा रहे हो। ठीक है ना। क्लियर? और गलत बातों को रख रहे हो। तीसरा आते हैं कि दोनों विकल्पों को अस्वीकार करने के बाद मैं एक बेहतर विकल्प के रूप में तीसरे विकल्प का समर्थन करूंगा, क्योंकि महिलाओं को भी सार्वजनिक जीवन में जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए। किसी महिला के सरकारी पद धारण करने से मात्र किसी के परिवार के सम्मान में कोई भी कमी नहीं आएगी। इस बात का समर्थन मैं आज समाज की उन्नति शिखर पर पहुंच चुकी तमाम महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। इन महिलाओं के परिवार के सम्मान में वृद्धि हुई है, न कि कमी हुई है। साथ ही मैं अपने परिजनों को यह समझाने का प्रयास करूंगा कि तलाक की स्थिति से हमारा परिवार बिखर सकता है। जाहिर सी बात। आप उदाहरण क्या दोगे महिलाओं के उन्नयन का, कि किस तरह महिलाएं शिक्षित हो करके आज समाज में, ठीक है ना, सफलता के शिखर को छू रही है। ठीक है ना। अभी आप सुनीता विलियम्स का उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है ना। इससे जीता जागता उदाहरण कुछ मिल सकता है? करंट मुद्दा नहीं मिल सकता है। और क्या वो अपमान की भागीदार रही कि सम्मान की भागीदार रही? सम्मान की भागीदार रही। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या कि तलाक कभी भी, ठीक है ना, एक अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाता है।
हमेशा परिवार के बिखराव को दर्शाता है। ठीक है ना, क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि इस विकल्प में अपने परिवार को बचाने का प्रयास किया है, करूँगा और महिलाओं के संरक्षण का समर्थन भी करूँगा। अब अगला मैटर हम लोग देखते हैं कि अगला मैटर क्या है। आपको किसी चुनाव क्षेत्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। ठीक, आपके चुनाव क्षेत्र में एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव होना है जो आपराधिक प्रवृत्ति का क्या है, व्यक्ति है। बहुत अच्छा मैटर है ये। ठीक, साथ ही उसके बारे में एक आम धारणा यह भी है कि उनसे पूर्व के चुनावों में धांधली करके जीत हासिल की। ठीक है ना, मतलब क्या है? मतलब इससे ये है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का भी है और उसके बारे में एक आम धारणा है। ठीक है ना, क्लियर? क्या कि उसने पूर्व के चुनावों में धांधली करके जीत हासिल की है। ये आम धारणा उसको खास बना रही है। ठीक है ना, क्लियर? आगे आते हैं। यह प्रत्याशी आपसे संपर्क करके चुनाव में अनियमितता यानी इर्रेगुलरिटी किए जाने का दबाव बना रहा है। आपके द्वारा उसकी मांग को अस्वीकृत किए जाने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी। ठीक है ना, क्लियर? कि अगर साथ आपने नहीं दिया तो अंजाम भुगतने को तैयार है। ठीक, चुनाव में होने वाले इस प्रकार के प्रकरण को आप किस प्रकार देखते हैं और चुनाव में ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु तो आप क्या किया जाना चाहिए? जैसे आइए, पहला मैटर तो हम लोग यही कर लेंगे कि हम लोग चुपचाप उसका साथ दे दें। ठीक है ना, जैसा वो कह रहा है हमारा क्या जा रहा है, हम उस क्षेत्र के भी नहीं है, नौकरी करने आए हैं, चुपचाप हम लोग स्वीकार कर लें। तो इसमें पहला विकल्प आप ये भी डाल सकते हैं। उस विकल्प में क्या देंगे, नैतिकता क्या देंगे? नैतिकता ये देंगे, क्या देंगे कि आपकी कर्तव्य निष्ठा, ठीक है ना, सत्य निष्ठा, जवाबदेही, उस पोस्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, आप कहीं से भी, अच्छा उस पद की सूचिता, ठीक, आप कहीं से भी उस लायक नहीं रहे। ठीक है ना, ये आप कर दोगे। अगला उसमें आइए, और क्या क्या है, मतलब आप खुद से उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन कौन से वो आने हैं। दिया हुआ है चुनाव में बढ़ता भ्रष्टाचार लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को चोट करता है। इसके कारण जन आकांक्षाओं पर विपरीत प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही राजनीति व भ्रष्टाचार व धन बल का प्रभुत्व भी बढ़ता है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में ऐसे लोगों की वजह से राजनीति माहौल खराब हो रहा है, जिसकी परिपाटी ये हम लोग देख लेंगे। लेकिन हम लोग पहले उपयुक्त प्रकरण के बारे में आते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि इस संदर्भ का अवलोकन करने पे हम पाते हैं कि अभी भी चुनाव में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति वाले लोगों का क्या है, प्रभुत्व। ठीक, धन बल का प्रयोग कर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और साथ ही इस प्रकरण में यह बात भी उभर कर सामने आती है कि विभिन्न राजनीतिक दल अभी भी कुछ भ्रष्ट व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट वितरित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शह भी दे रहे हैं। साथ ही इस प्रकरण में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभिन्न राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट देकर अधिक महत्व दे रहे हैं। ये टिकट देकर व्यक्तिगत संबंधों को जन आकांक्षाओं की तुलना में क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। मतलब क्या है कि उनको ऐसे लोगों को टिकट देना, ठीक है ना, जन आकांक्षाओं से ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ठीक है ना, क्लियर? जिसके कारण राजनीति में ऐसे लोगों का प्रवेश क्या है, संभव हुआ। अब आइए, इन गतिविधियों हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। क्या है, जान लेते हैं। पहला क्या, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने से क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। ये सब स्टेप्स हैं, ठीक है ना, ये केस स्टडी नहीं है, ये क्या है, ये स्टेप्स है। इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूँ। ठीक, अवैध मतदान पर प्रभावी नियंत्रण का उपाय होना चाहिए। तीसरा क्या है, मतदाताओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करना और इसके लिए चुनाव में सुरक्षा बलों की संख्या में क्या होना, वृद्धि किया जाए। ये स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे सामने विकल्प क्या क्या है, ये आइए। ठीक,
मैं प्रत्याशी द्वारा अनियमितता किए जाने के दबाव को स्वीकार कर लूं। पहला ये, ठीक है ना। दूसरा क्या कि मैं इस मामले पर त्वरित कार्रवाई, देखिए दूसरा हमेशा क्या आ रहा है, त्वरित न्याय और त्वरित कार्रवाई, जो कि सर्वथा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा है मैं विश्वस्त साक्ष्यों के साथ इस मामले को चुनाव आयुक्त के समक्ष पेश करूं, ठीक है ना। जो भी दिया हुआ है कि पुराने समय में ऐसी धारणा है, आम धारणा है कि ये चुनाव जो जीत रहे हैं वो सब मिली भगत और अपने प्रभुत्व के बल पर जीत रहे हैं, ठीक है ना। तो इस आम धारणा में से कुछ साक्ष्य लेकर के चुनाव आयुक्त को क्या करूं, पेश करूं, ठीक। इस मामले में प्रत्याशी की उम्मीदवारी निरस्त करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने की सिफारिश भी करूं, ठीक है ना, क्लियर। और मामले में मीडिया का भी सहारा लिया जा सकता है, ठीक। आगे आइए। उपयुक्त विकल्पों में से पहले विकल्प का चयन, वही चीज है दिया हुआ, ठीक। नैतिकता का मुद्दा तीसरे विकल्प का आ जाएंगे कि तीसरा विकल्प क्या है, नैतिक दृष्टि से पूरी तरह क्या है, उचित माना जाएगा, ठीक है ना। ये तो आम मुद्दा हो गया, जैसे हम लोग इससे पहले पढ़े हैं। चलिए आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पे। यहाँ कुछ नया है। आप किसी जिले में क्या है, पुलिस अधीक्षक है, ठीक है ना, क्लियर। आपके जिले में नक्सली गतिविधियां क्या है, संचालित है। नक्सली गतिविधियां हो ही रहा है आजकल। इन नक्सली गतिविधि से संबंधित जांच करने पर आपको पता चलता है कि इन नक्सलवादी लोगों से राजनीतिक नेताओं और कुछ स्थानीय व्यक्तियों को क्या है, गठजोड़ है, ठीक है ना। बिना मिली भगत के ये नहीं चल रहा है। इस गठजोड़ के कारण शासन के विकास कार्यों में क्या पड़ रही है, बाधा हो रही है। यह क्षेत्र सामाजिक आर्थिक दृष्टि से क्या हो गया है, पिछड़ गया, ठीक। इन लोगों द्वारा आप पर दबाव डाला जाता है कि आप इस गठजोड़ में क्या हो जाइए, शामिल हो जाइए, ठीक है ना। विकास कार्य में बाधा पड़ रही है, पड़ने दीजिए, ठीक है ना, बस शामिल हो जाइए, ठीक। क्योंकि इस पद पर जितने भी व्यक्ति आते हैं वो इस गठजोड़ का लाभ लेकर आर्थिक प्रगति करते हैं, ठीक है ना। और साथ ही उपर्युक्त क्रियाकलापों में सम्मिलित न होने पर आपको और आपके परिवार को जान से मारने की धमकी भी मिलती है, ठीक है ना, क्लियर। उपयुक्त प्रकरण में आपके सामने क्या विकल्प है, प्रत्येक विकल्प का गुण अवगुण बताइए, ठीक। जैसे दिया हुआ है, उपयुक्त प्रकरण में एक पुलिस अधीक्षक के तौर पर मेरी सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, वंचित वर्गों के हितों के प्रति न्याय जैसे मूल्यों का परीक्षण है, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा कि जैसा केस रहे उसी हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स भी ऐड करने, जैसे यहाँ दे दिया है क्या, वंचित। अगर नक्सलियों का वहाँ क्या हो रहा है, आवागमन ज़्यादा है, गठजोड़ राजनेताओं से है, तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र में लोगों का क्या हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। और विकास नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वंचित वर्गों के हितों के प्रति न्याय नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, नीचे आ गया क्या, ठीक, कहाँ है ये है ना, राइट हैंड इधर ना, राइट हैंड पे सर, जहाँ पे सर आपका हैंड है वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं पुलिस अधीक्षक के तौर पर राजनीतिक नेताओं, नक्सलियों और स्थानीय व्यक्तियों के गठजोड़ में सम्मिलित होने के प्रस्ताव को क्या करूँ, स्वीकार कर लूँ। ये एक विकल्प है, ठीक है ना। बार बार देखिए वही विकल्प आ रहे हैं क्या, कि पहला क्या, स्वीकार होगी, दूसरा क्या, त्वरित न्याय, ठीक है ना। और तीसरा क्या, अगर मामला किसका है, मामला अगर रूढ़िवाद का है
तो हम लोग अनुनय और सकारात्मक अभिवृद्धि कायम करेंगे, ठीक है ना। और मामला अगर धमकाने उमकाने वाला है तो अपने उच्च अधिकारियों, ठीक, मीडिया और जनता का सहयोग अपेक्षित, ठीक है ना। इन चीज़ों को हम लोग ले आएंगे। अब इसमें देखिए क्या क्या है, ठीक। इसमें ये कहा है कि मैं उपयुक्त गठजोड़ में शामिल होने से मना कर दूं और इन व्यक्तियों पर तुरंत कार्रवाई, तुरंत आया त्वरित कार्रवाई कि आप कैसे विकल्प तैयार करेंगे, ठीक है ना। विकल्प तैयार करना भी आना चाहिए। दूसरा क्या है कि अपना ट्रांसफर किसी अन्य जिले या क्षेत्र में करवाने का प्रयास करूं। और चौथा ये है कि अपने विभाग में कार्यरत उच्च अधिकारी से इस मामले में संज्ञान अर्थात परामर्श लेने का प्रयत्न करूं। साथ ही मीडिया और अन्य संचार माध्यमों से भी क्या ली जा सकती है, सहायता ली जा सकती है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि इस विकल्प में भी हम क्या मानेंगे, चौथा, ठीक है ना। 3 आपको आते हैं कि कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मेनली क्या पाएंगे, चौथे वाले विकल्प को ही हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बाकी का हम लोगों को पता है कि क्या होगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, चौथे वाले में अपने विभाग में कार्यरत उच्च अधिकारियों से इस संबंध में क्या कर लेंगे, परामर्श कर लेंगे। भाई हम लोग भाग जाएं या तो ट्रांसफर कहीं करवा लें या तो मिल जाए, ऐसा कर नहीं सकते। त्वरित कार्रवाई आप कर नहीं सकते। चौथा आपके पास यही विकल्प बचता है। इसमें क्या है कि इस संबंध में परामर्श लेने पर इस समस्या का समाधान की उचित जानकारी मिल सकती है, क्योंकि शायद उन्होंने भी इस प्रकार की समस्या का सामना किया होगा। जाहिर सी बात है, ठीक। उसके बाद क्या है कि इस समस्या का समाधान निकाल सकूं, मीडिया और अन्य संचार माध्यमों की भी सहायता ली जा सकती है, ठीक है ना, क्लियर। और इस गठजोड़ के बारे में गुप्त तरीके से सूचना दी जा सकती है, जिससे जनता के सामने इस गठजोड़ की सच्चाई उजागर हो सके और जनता मेरे साथ आकर विकास कार्यों में बढ़ावा दे, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन गुणवत्ता के स्तर को बेहतर बनाया जाए, ठीक है ना, क्लियर। उपयुक्त विकल्प में यह दोष है कि हो सकता है कि मेरा उच्च अधिकारी इस गठजोड़ में सम्मिलित हो, ठीक है ना, और मुझे इस मामले में शांत रहने के लिए दबाव बनाए, उच्च अधिकारी की बात न मानने पर मुझ पर कार्रवाई और धमकी दे, मेरा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को से छेड़छाड़ खराब करके खराब बनाकर क्या करें, भेजे। समग्रतः एक पुलिस अधीक्षक के तौर पर मेरी यह जिम्मेदारी है कि उच्च अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करूं। अतः मैं उच्च अधिकारी से इस प्रकरण में परामर्श लेने का प्रयास करूं, तो दूसरी तरफ मीडिया और अन्य संचार माध्यमों से इस गठजोड़ को गुप्त तरीके से लोगों के सामने क्या करूं, उजागर करूं, ठीक है ना। बड़ी अच्छी बात इसमें कर दी है कि जाहिर सी बात है कि आपके उच्च अधिकारी भी इसमें क्या हो सकते हैं, मिले हो सकते, क्योंकि ऊपर एक लाइन सीधे लिख दिया है क्या कि जो भी लोग आए इससे पहले वो क्या उस तरह की सेवाएं लिए, आप भी आए हो तो आप भी इस तरह की सेवाएं लो और चुप रहो, ऐसा कुछ कहा है, ठीक। तो वही चीज इसके लिए यहाँ है। इसके अलावा सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सकूं और क्षेत्र के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें और देश के विकास में सभी व्यक्तियों के समुचित भागीदारी हो सके, समावेशी विकास हो सके, ठीक है ना, क्लियर। अब है एक अलग मुद्दा पर्यावरण से संबंधित। आप किसी पिछड़े हुए जिले के जिलाधिकारी, आपका जिला पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, समृद्ध है, लेकिन यहाँ पर उद्योगों का विकास न होने, कृषि योग्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, जिससे उनके जीवन यापन की कार्य दशाएं कठिन हो गई हैं। लेकिन आपको पता चलता है कि आपके जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए एवं कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने के लिए पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इन आर्थिक गतिविधियों के संचालित होने के कारण लोगों को रोजगार मिलने से जीवन यापन में भी क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें कहा ये है कि आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है ना, क्लियर।
देखिए शुरुआत में ही बात ये हुई थी कि क्या कि अगर कहीं इस तरह का पोल्यूशन फैल रहा है या समथिंग हो रहा है तो हम लोग उसको भी मद्देनज़र रखेंगे, साथ में ही विकास को भी क्या करेंगे, मद्देनज़र रखेंगे। दोनों गतिविधियों को साथ में रखते हुए ही कोई फैसला लेना है। चलिए देख लेते हैं। दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति के समय मनुष्य अपनी भोग वाली एवं स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, ठीक है ना, जिसके कारण विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। आज पेड़ नहीं है तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा है, ठीक है ना, क्लियर। दूसरी चीज़ क्या, अम्लीय वर्षा, जो धुएँ निकल रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट से कह लीजिए या हमारे व्हीकल्स से कह लीजिए, ठीक है ना, कौन धुएँ निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। जब वर्षा होती है तो एक लेयर बना रहता है और वो लेयर, ठीक है ना, क्या करती है, अम्ल वर्षा के रूप में, ठीक है ना, वर्षण करती है, ठीक। इसके बाद हमारा है बाढ़ और सूखा में मात्रात्मक वृद्धि उत्पन्न हुई, जिन्होंने मनुष्य के अस्तित्व पर क्या लगा दिया है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आज पर्यावरण बना आर्थिक विकास किसी एक क्षेत्र की समस्या न होकर के संपूर्ण विश्व की समस्या बन गई है। एक तरफ पर्यावरण को बचाना आवश्यक है तो दूसरी तरफ आर्थिक विकास की गति देना जरूरी है, क्योंकि बिना आर्थिक विकास के गरीबी, बेरोजगारी, रोजगार में वृद्धि आदि समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। और वहीं अगर पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई तो पर्यावरण को इस तरह की क्षति पहुंचाते रहें तो मनुष्य के जीवन में संकट उत्पन्न हो जाए, ठीक। इसी कारण विद्वान ने कहा है क्या, या तो हमारा भविष्य हरा होगा या होगा ही नहीं। अब उपयुक्त प्रकरण देख लिया जाए, क्या है, एक जिलाधिकारी पद पर मेरे समक्ष निम्नलिखित समस्याएं। पहला क्या, बढ़ते हुए पर्यावरण के दोहन को रोकना, ठीक है ना, पर्यावरण बढ़ रहा है, विकास तो हो रहा है लेकिन पर्यावरण का दोहन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा क्या कि इस क्षेत्र में पिछड़ेपन की समस्या है तो विकास कार्य भी क्या है, आवश्यक है, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा क्या है कि कम रोजगार उपलब्ध होने की समस्या। यहाँ उपलब्ध रोजगार क्या है भाई, जब क्षेत्र पिछड़ा होगा क्या रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे, रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध होंगे नहीं, ठीक है ना, क्लियर। और चौथा है पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में किसे ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाए, ठीक। या तो पर्यावरण की संरक्षा हम लोग कर लें, ठीक है ना, और या तो हम लोग विकास कर लें, क्योंकि इलाका कैसा है, पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना, आर्थिक विकास वहाँ कुछ है ही नहीं, लोगों को उपलब्ध रोजगार नहीं है, ठीक, जिससे उनका भरण पोषण भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। और अंततोगत्वा उसके दुष्परिणाम भी मिलेंगे, क्या कि लोग उन क्षेत्रों से पलायित तो होना चाहिए, ठीक है ना, हर किसी को रोजगार चाहिए। और अगर रोजगार नहीं है, क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो उन जगहों पे क्या होगा, वहाँ से लोग पलायन एस्केप करेंगे, ठीक। आगे है उपयुक्त समस्याओं के संदर्भ में विचार करें तो इनके संबंध में बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, बड़ा क्रिटिकल ये है, ऐसी कंडीशंस में बड़ा क्रिटिकल होता है केस स्टडी, ठीक। यानी सर्वप्रथम इस क्षेत्र में बढ़ते हुए पर्यावरण के दोहन पर रोक लगाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। जो पर्यावरण का दोहन हम लोग कर रहे हैं उस पर सर्वप्रथम क्या किया जाए, रोक लगाया जाए, कम से कम पर्यावरणीय स्थिति को मजबूत रखा जाए, क्योंकि पर्यावरण के दोहन की शर्त पर आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसके लिए इस क्षेत्र में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर कठोर दंड की आवश्यकता है, ठीक। साथ ही पर्यावरण के विभिन्न कानून, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, 86 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब का है, 1980 का, ठीक। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, ठीक है ना, क्लियर। ये कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण दोहन की समस्या गहरे तौर पर उस समाज या राष्ट्र के दर्शन से उपजती है
अगर उस समाज में प्राकृतिक वस्तुओं या प्रकृति के सम्मान का भाव होगा तो वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को अधिक महत्व दिया जाएगा, जिस पर समाज में प्रकृति को मनुष्य से अलग देखा जाता है। ठीक है ना, ये तो वो दिया हुआ है। बाकी हम लोग क्या क्रियाकलाप करेंगे इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह क्षेत्र पिछड़ेपन की समस्या से ग्रस्त है, अर्थात लोगों में शिक्षा का क्या है, अभाव। ठीक, औद्योगिक विकास नहीं हो पाता। ठीक, रोजगार की अनुपलब्धता है, यानी उपलब्ध नहीं है रोजगार। इन समस्याओं के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। सर्वप्रथम इस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। भाई पर्यावरण को संरक्षण दिया जाएगा, साथ ही क्या किया जाएगा, शिक्षा को भी क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि आज शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। ठीक है ना, बस उसका सही एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ठीक, इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का एक विकल्प यह हो सकता है कि यहाँ पर पर्यटन को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। जाहिर सी बात है कि ऐसे चीज वो किया जाए कि हमारे लोगों को रोजगार भी वहाँ उपलब्ध हो जाए, पिछड़ापन भी दूर होने लगे। भाई रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो पिछड़ापन क्या होगा, दूर होने लगेगा। ठीक, और लोग पलायन नहीं करेंगे। और यहाँ पर्यावरण की संरक्षा भी करनी है, संरक्षण भी करना है, तो जिसके लिए एक ये बेहतर विकल्प है क्या, पर्यटन। ठीक है ना, पर्यटकों के बढ़ने पर यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों के निम्न कार्य क्षेत्र से लेकर उच्च कार्य क्षेत्र तक सभी व्यक्तियों को क्या मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। ठीक है ना, क्लियर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास को बढ़ावा देना होगा। ठीक, इसके साथ ही इस प्रकृति के महत्व को बताना होगा और वहीं युवाओं के कौशल विकास इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में किसे ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाए, आज के समय में उल्लेखनीय विवाद है। जाहिर सी बात है, बड़ा विवादित मुद्दा है कि जाहिर सी बात है कि अच्छा आप लोगों को ऐसा होता भी है कि जहाँ विकास है, ठीक है ना, उन जगहों पे हम ऐसे मुद्दों को ढूंढेंगे जिन जगहों पे दोनों आयाम क्या हमारे हो रहे हों, सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है ना, किसी एक का घाटा नहीं कर सकते, या तो पर्यावरण ही बचाएं या तो विकास ही बचाएं। ठीक है ना, विकास करना भी जरूरी है और पर्यावरण संरक्षण भी क्या है, जरूरी है। तो विकल्प ऐसा होना चाहिए जो दोनों आयामों में सार्थक सिद्ध हो। ठीक, तो पर्यावरण दोहन की शर्त पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना यह उचित कदम प्रतीत नहीं होता है। अतः जरूरी है कि हम प्रकृति को मानव के आवश्यक अंग के रूप में समझें और आर्थिक विकास के साथ प्रकृति को भी साथ लेकर चलें, अर्थात मानव प्रवृत्ति प्रकृति स अस्तित्व पर क्या देना होगा, बल देना होगा। ठीक है ना, क्लियर, जिससे कि हमारा क्या हो सके, सतत विकास हो सके। उसी को कहा जाता है क्या, संधारणीय विकास या धरणीय विकास। ठीक है ना, क्लियर। अब हमारा दिया हुआ है क्या, आप किसी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है ना, सीएमओ पद पर हो, ठीक है ना, क्लियर, जहाँ पर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं समुचित रूप से क्या है, उपलब्ध नहीं है। लोगों को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निजी अस्पतालों पर एक निर्भर रहना पड़ता है। आपको यह पता है कि इन निजी अस्पतालों द्वारा लोगों के से चिकित्सा सुविधाओं के लिए अत्यधिक धन लिया जाता है और त्रुटिपूर्ण चिकित्सा व्यवहारों का प्रयोग किया जाता है। आपके जिले में ऐसे निजी चिकित्सालयों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन चिकित्सालयों द्वारा दोषपूर्ण कार्यवाहियों के कारण अक्सर तीमारदारों से इनका संघर्ष समाचारों में रहता है। ठीक है ना, क्लियर। इस क्रम में गिरते चिकित्सा स्तर के कारण 1-2 व्यक्तियों की क्या हो चुकी है, मृत्यु भी हो चुकी है। ठीक, लेकिन आपको यह आप
संबंधित निजी अस्पतालों पर कार्रवाई का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि संबंधित निजी अस्पताल राज्य के बड़े राजनीतिक पद पर उपस्थित मिस्टर एक्स का, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद मिस्टर एक्स आप पर कोई भी कार्रवाई न करने के लिए क्या करते हैं, दबाव डालते हैं कि सीएमओ साहब ऐसा कोई भी स्टेप ना उठाइएगा कि आपको अस्पताल में भर्ती होना, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आपका स्थानांतरण करवाने और परिवार को जान से मारने की क्या दी जाती है, धमकी दी जाती है। संपूर्ण प्रकरण आपके सामने है, ठीक है ना, क्लियर। कुछ ऐसा मिलता जुलता कल एक प्रकरण था, हॉस्पिटैलिटी से था, ठीक है ना, सरकारी और निजी, ठीक है ना, दोनों के उस पर था, लेकिन वहाँ मुद्दा कुछ और था। वहाँ मुद्दा इस तरह धमकाने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है, मुद्दा धमकाने वाला, ठीक। पहला क्या विकल्प हो सकता है, पहला विकल्प ये हो सकता है कि आप क्या चुपचाप, ठीक है ना, रहें, सीएमओ पद पर अपने कार्य को सुचारू रूप से करें, वेतन और क्या करें, घर को प्रस्थान करें, ठीक है ना। दूसरा क्या है, पुलिस की कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई उनके हिसाब से, ठीक है ना। कल को वो अधीक्षक हुई तो सबसे पहली कार्रवाई उनकी यही होगी, ठीक है ना, क्लियर। क्या तुरंत कार्रवाई करो, ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा विकल्प आप क्या कर सकते हैं, समझाने का प्रयास करें मिस्टर एक्स को। हाँ सर, एक बार बोलेंगे तो जरूर कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं आपके खिलाफ। हाँ, कल बात तो करेंगे ना कि हाँ आप गलत काम कर रहे हैं। मिस्टर एक्स से। हाँ सर। हाँ चलिए फिर। अरे तुरंत थोड़ी ऐसे, आप तो हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से हैं शायद। हाँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दो विकल्प तो मैंने बता दिए, तीसरा विकल्प बताइए क्या हो सकता है। तो पहला तो एक और भी कर सकते हैं कि पहले सरकार को सीएमओ है तो सरकारी को भी सही कर सके ताकि लोग वहाँ ना जाए। हाँ ठीक है। दूसरा इससे ये होगा कि वहाँ लोग नहीं जाएंगे तो उनको पहले तो अपना नहीं, लोगों को आप जागरूक डायरेक्ट कर लेंगे। हाँ। कैसे डायरेक्ट कर लेंगे? तो मिस्टर एक्स क्या अपने कार्य को अंजाम नहीं देंगे? ये सर, आप हमारे उसके खिलाफ साथ हड़ताल पुलिस का भी तो सहायता लेंगे। हैं? पुलिस भी तो है। बात तो वही हुई कि कुछ भी कार्यवाही करने पे क्या होगा। ठीक, आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक, दिया हुआ है उपयुक्त प्रकरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता, ठीक है ना, तथा निजी चिकित्सालयों का अनुचित व्यवहार, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित गुणवत्ता न होना, व्यक्तियों से अधिक पैसे वसूलना जैसी समस्याएं क्या है, मौजूद हैं। ठीक है ना, क्लियर। गिरती स्वास्थ्य सुविधाएं किसी भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं है। आगे देखिए, उपयुक्त प्रकरण का विश्लेषण करने में कई नैतिक मुद्दे हैं। नैतिक मुद्दे क्या क्या हैं भाई? नैतिक मुद्दों को भी तो आपको पहचानना है। पहले आप विकल्प ही नहीं सुझा लोगे कि हमारे द्वारा क्या। ठीक, पहला क्या कि निजी अस्पताल का व्यावसायिक लाभ बनाम जन सामान्य के स्वास्थ्य से क्या हो रहा है, खिलवाड़। नैतिक मुद्दों का मतलब क्या? नैतिक समस्याएं जो मुद्दे क्या है, बाधाएं। दूसरा क्या, चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता का गिरता स्तर और बनाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर सत्यनिष्ठा, कर्तव्य पालन तथा क्या जवाबदेही जैसे मूल्यों का पालन। ठीक है ना, क्लियर। और तीसरा क्या है, समाज कल्याण को बढ़ावा देना बनाम सीएमओ का व्यक्तिगत हित। ठीक है ना, हम अपने व्यक्तिगत हित को देख लें या समाज कल्याण कर लें। ठीक है ना, क्लियर। ये नैतिक मुद्दे हैं। अब क्या है, उपयुक्त बिंदुओं के संदर्भ में प्रथम बिंदु का स्वरूप अत्यंत भयावह है। निजी अस्पतालों में बढ़ती संख्या, चिकित्सा सुविधा की बेहतर आपूर्ति के बजाय व्यावसायिक लाभ को क्या दिया जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है और जन सामान्य के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।
अतः उन पर उचित कार्यवाही करते हुए उनके लाइसेंस को क्या किया जाए, रद्द किया जाए और सही कदम उठाया जाए, जिससे लोगों के जीवन खतरा पड़ने से बच सकता है। और इस निर्णय का दोष यह है कि अवसंरचना के अभाव में यानी सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकता के कारण लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। अब यहाँ मेन क्या चीज़ है, ध्यान दीजिए, चिकित्सा सुविधा की गुणवत्ता, ये तो आपका मेन है कि आप क्या क्या करते हैं आजकल के उसमें। इसमें देखिए दिया हुआ है क्या कि तृतीय विकल्प में नैतिक दुविधा अत्यंत विकराल। अगर तृतीय मुद्दा देखें कि हमारा क्या है, व्यक्तिगत हित है, और दूसरा क्या है, समाज कल्याण है, यही तीसरा मुद्दा था। ठीक, इसमें क्योंकि मेरे व्यक्तिगत हित और साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद की शपथ के अनुरूप कार्य करने का क्या है, द्वंद्व है, अतः जरूरत है कि मैं अपने व्यक्तिगत हितों को पदीय कर्तव्यों से ज़्यादा महत्व न दूं। ठीक है ना, क्लियर। और समुचित रूप से लिए गए अपने कर्तव्यों का पालन करूं। इसके अतिरिक्त मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करूंगा, जिससे मेरा ठीक परिवार भी सुरक्षित रहे और साथ ही निजी अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द हो के साथ उसे राजनीतिक नेता पर उचित कार्रवाई की जाएगी तथा अपने उच्च पद पर स्थित अधिकारी से भी इस समस्या के संदर्भ में उचित विचार विमर्श करके समस्या का समाधान हो जा सकता है। जाहिर सी बात है कि वो राजनीतिक व्यक्ति है, भले मिस्टर एक्स की ज़्यादा चलती हो, लेकिन कानून के आगे ज़्यादा नहीं चलेगी। ठीक है ना, ठीक है। वो हॉस्पिटल में है, जाहिर सी बात है कि एक डॉक्टर होंगे, डॉक्टर भी आज राजनीतिक पेशा में आ रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो वो राजनीतिक प्रभाव तो होगा, लेकिन वो नहीं होगा कि वो कानून से बड़े हैं। ठीक है ना, तो उच्च अधिकारियों से बात करके क्या किया जा सकता है, उनका मेडिकल, ठीक है ना, वो लाइसेंस रद्द करवाया जा सकता है। ठीक, इस समस्या में उपरोक्त स्थिति में उत्पन्न नैतिक मुद्दों एवं समाधान का स्पष्ट विवरण देने के पश्चात यह उल्लेखित करना अहम होगा कि मेरा निर्णय तात्कालिक कार्रवाई के अलावा, ठीक है ना, दीर्घकालिक उपायों से परिपूर्ण होगा, जैसे निगरानी संस्थाओं का गठन करना। ठीक है ना। दूसरा क्या, अवसंरचना विकास हेतु जिलाधिकारी से संपर्क। भाई अवसंरचना की आवश्यकता आजकल के हॉस्पिटल्स में है। जैसे जिलाधिकारी से अगर आप बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ हमारे आपके ज़िले में क्या है, अवसंरचना की कमी है, अवसंरचना की कमी से आप क्या कर सकते हैं, एक इमरजेंसी वार्ड खोल सकते हैं। ठीक, जो अस्पताल के मरीज हैं जो निजी और क्या हो रहे हैं, निजी अस्पतालों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षण क्यों है, वहाँ की सुविधाओं को देखकर। तो क्या वो सुविधाएं सरकारी अस्पताल में नहीं की जा सकती हैं? की जा सकती हैं। ये सब अवसंरचना के दौरान किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस अवसंरचना के संदर्भ में हम किससे मुलाकात करें, जिलाधिकारी से मुलाकात करें। ठीक है ना, तत्काल क्रिया ये सब की जा सकती है। ठीक है ना। और हॉस्पिटल, एक जो सरकारी अस्पताल है, उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है, जिससे हमारे यहाँ के मरीज भी क्या हो, उन अस्पतालों के प्रति आकर्षित हो। आज आप देख रहे हैं आज के दौर में भी कि बजट भी क्या किया जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए बढ़ाया जा रहा है। दुनिया भर के हॉस्पिटल्स और दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। ठीक है ना। कारण यही है कि निजी को क्या करें, हम लोग थोड़ा प्रोत्साहित न करके हतोत्साहित करें और सार्वजनिक क्षेत्र की चीज़ों को क्या करें, प्रोत्साहित करें। ठीक है ना। और सभी वर्गों को किफ़ायती चिकित्सा की पहुंच सुनिश्चित करवाने का क्या करना, प्रयास करना। ठीक है ना, क्लियर। ये आपका ओवरऑल केस स्टडी था। अब इससे ज़्यादा केस स्टडी मेरे ख्याल से, देखिए अब जो भी केस स्टडीज़ मैंने दे दी आपको, कुछ मैटर आपको पहुंच चुका होगा। ठीक है ना। अब आप लोग कुछ अपने से केस स्टडीज़ लगाइएगा। ठीक है ना। नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है ना। कुछ केस स्टडीज़ का और नोट्स मैं आपको दे दूँगा। ठीक है ना, मतलब सर को दे दूँगा, आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है ना। उसे घर पे बैठ करके अलग से लगाइएगा। ठीक है ना। उससे निष्कर्ष निकालिएगा। जब तक आप केस स्टडीज़ नहीं बार बार करेंगे, ठीक है ना,
तब तक चीज़ों में सुधार नहीं होगा। देखिए आपने 2-3 दिनों में ही जो केस स्टडी पढ़ा होगा, इससे काफ़ी सुधार आप में आया होगा, समझ में ये विकसित हुआ होगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, ठीक है ना। जब ये समझ विकसित हो जाती है, आप खुद देख रहे हो क्या पूछा जा रहा है केस स्टडी में। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जा रहा है कि इसका नैतिक मुद्दा क्या है, ठीक है ना। नैतिक मुद्दे को लिखिए कि क्या क्या नैतिक मुद्दे, फिर उसके समाधान के बारे में लिखिए, ठीक। उसके बाद वहाँ ये कहा गया है कि जो आपका केस है, उस केस में आपके द्वारा दिए गए क्या क्या विकल्प हैं, आप विकल्प दीजिए। कई विकल्पों में आप विकल्पों का जब चुनाव करोगे तो एप्रोप्रिएट विकल्प को चुनोगे, क्यों चुने हो वो बताना है, और क्यों नहीं चुने हो बाकी, ठीक है ना, वो भी बताना है। तो ये सब चीज़ों को प्लस आप देखे हो कुछ मुद्दे समान हैं, जैसे रूढ़िवादिता वाले मुद्दे। तो रूढ़िवादिता वाले मुद्दों में मैक्सिमम आप क्या देख रहे हो, अनुनय विनय पर्सुएशन, और दूसरा हमारा क्या सकारात्मक, ठीक है ना, अभिवृद्धि को कायम करना, उसकी संकल्पना को ले आना, ठीक है ना, क्लियर। तो वो आप जरूर डालोगे। त्वरित न्याय का सिद्धांत, ये हमेशा क्या रहेगा, गलत रहेगा, ठीक है ना। त्वरित न्याय पे ध्यान न दें। और तीसरा हमारा क्या हमेशा कि एक विकल्प हमेशा ये चुनिएगा क्या कि आप मुद्दे से एकदम क्या हो, न्यूट्रल, उदासीन। पहला आप जरूर ये डालें, क्योंकि आपको जो भी केस स्टडी दी जाएगी वो केस स्टडी किस आधार पर दी जाएगी कि आप एक सीएमओ हो, आप एक अधिकारी हो, आप एक अधीक्षक हो, आप एक जिलाधिकारी हो, तो आपके कर्तव्य परायणता की बात की जाएगी, आपकी जवाबदेही तय की जाएगी उस पोस्ट पर, और आपकी क्या की जाएगी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना होगा। तो वहाँ अगर आप पहला स्टेप उदासीनता दिखा देते हो, एक विकल्प उदासीनता दिखा देते हो, तो कुछ उसके बारे में नैतिक पक्ष भी आप डाल सकते हो। डालोगे कि नहीं? तो मतलब ओवरऑल ये सब तरीके हैं, जैसे जैसे इन चीज़ों को आप करेंगे वैसे वैसे आप में क्या आएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी कि कैसे कैसे हमको डील करना है इन चीज़ों, ठीक है ना, क्लियर। और बाकी रहा ये जो आज का मतलब यूपी वाला था पोर्शन, ठीक है ना, यूपी वाले पोर्शन में थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम, ठीक। उन क्वेश्चंस को एक बार देखिएगा, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को एक बार देखिएगा, जहाँ वो न समझ में आए मुझसे उसको डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, शायद 2 ही 3 क्वेश्चंस और हैं, ठीक। कल हम लोग पढ़ेंगे यूपी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है ना, क्लियर। और कुछ आपको जैसे बागवानी के क्षेत्र का अलग से हम चार्ट दे देंगे आपको, ठीक है ना, जैसे कि किन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, या कहाँ कहाँ किन चीज़ों का संस्थान है जिससे कि आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है ना। जैसे आपके सिलेबस में क्या है, सिलेबस में केवल मेंस है, पेपर 5 और पेपर 6, लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से भी हमको तैयार करना है, क्योंकि पहला आयाम हमारा क्या है, पहला आयाम प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स की जानकारी भी उस संदर्भ में हमको होनी चाहिए कि व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्किंग इन आवर एग्जामिनेशंस, हमारे एग्जामिनेशन में कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। जब तक उनके संदर्भ नहीं हो होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए भी हम कुछ चार्ट्स बना के ले आएंगे, वो आपको चार्ट दे देंगे, जिससे कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन वो स्वतः ही आप लोग देख लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आपको मेनली डिस्कस करना है मेंस के क्वेश्चंस, जहाँ यथासंभव समय मिला तो उसको भी हम लोग मेंस वाले भी को, वो प्री वाले को भी क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर